आज हमारे साथ देवेंद्र खंडेलवाल जी हैं। पत्रकारिता से लेकर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सहित कई क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए देखते हैं कि उनकी अब तक की सफ़र यात्रा क्या रही है। देवेंद्र जी, मुझे बताएं कि आपने शुरुआत कहाँ से और ये फिल्मों में रुचि कब से पैदा हुई थी? इसकी रुचि मेरी रुचि थी। दरअसल जब मैं एमबीए कर रहा था शिमला में, तो पढ़ने में इतना होशियार था, उसको लोग मुझे पढ़ाकू कहते थे। मैंने ज़िंदगी में कुल 3 फिल्में देखी थी यहाँ आने के पहले। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक कंपटीशन में चला गया, उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया, और उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का नतीजा ये हुआ कि उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया, और वो था शिमला प्रिंस का खिताब। तो नेक्स्ट डे पेपरों में, वहाँ के जो लोकल शिमला के पेपर थे, उसमें वो सब फोटो छपी, मेरे बारे में छपा। तो उस समय मेरा सौभाग्य कि एक यहाँ से कोई दुबे करके, मिस्टर दुबे डायरेक्टर थे, वो शिमला आए हुए थे, क्योंकि शिमला उनका घर था। तो उन्होंने फ़ोटो देखी वहाँ के, जो दैनिक भास्कर, जो भी क्या वीर अर्जुन, वीर प्रताप ऐसे पेपर थे उसमें। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। क्यों कांटेक्ट किया? क्योंकि उन दिनों बी आर इशारा एक फिल्म बनाने वाली थी। बी आर इशारा आप जानते होंगे, बड़ा बड़ा नोन बिग नाम था उसका। तो उन्होंने मुझे चारों तरफ ढूंढ ढांड के वीर प्रताप कहाँ से पता लगा के मेरे पास पहुँचे। बोले कि भाई देवेंद्र जी, आप बी आर इशारा से मिलना है। मैंने कहा, तो उन्होंने समझा कि मैं दूसरे एक्टरों की तरह, दूसरे आदमियों की तरह फिल्म का क्रेजी होऊंगा। मैंने कहा, बी आर इशारा कौन है? बोले बम्बई में फिल्म मेकर्स हैं। मैंने कहा, मैं तो जानता नहीं किसी फिल्म मेकर को। बोले, मैंने कहा, मैं 2 आदमी को जानता हूँ, एक तो बासु भट्टाचार्य और एक मृणाल सेन। और बोले, नहीं, ये तो आर्ट फिल्म वाले हैं, कमर्शियल फिल्म होती है। मैंने कहा, ठीक है, आप बताइए क्या काम है। तो बोले, ऐसा ऐसा है, आना पड़ेगा आपको। चले, आप टिकट का खर्चा हम दे देंगे, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ट्रेन से टिकट, चलिए। तो मैंने कहा, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एमबीए में स्कॉलर था, पोजीशन होल्डर था। मैंने कहा, मतलब पॉसिबल। फिर वो चले गए। उसके थोड़े दिनों बाद फिर उनका पत्र आया मेरे पास, क्योंकि हमारे पास उसमें फ़ोन नहीं हुआ करते थे, हम हॉस्टल में रहते थे। तो उनका चिट्ठी आई कि ऐसा ऐसा है, ये है, बाबूदा आपसे मिलना चाहते हैं, कब आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं। तो मैंने उनको लिखा कि, उन्होंने नंबर दिया था मुझे, तो मैंने फ़ोन किया यहाँ से एसटीडी, फ़ोन करके उनको बोला, देखिए भाई सर, आपने उनको बुलाया तो सही, पर आप एक तो प्लेन का खर्चा मुझे देंगे, यहाँ से जो शिमला से जो बम्बई पहुँचूँगा, तो शिमला से दिल्ली जाने का ट्रेन फेयर, और दिल्ली से बम्बई। खैर प्लेन फेयर भेजा मुझे। मैं वहाँ से बम्बई आया। बम्बई आके मैं उनसे मिला। जिस दिन उनसे मिल रहा था मैं, उसी दौरान बासु भट्टाचार्य उनसे मिल रहा है। उनसे मिलने क्या है, वो उनकी कोई फिल्म की वो चल रही थी वहाँ पे, स्क्रीनिंग, बम्बई लैब में उनकी स्क्रीनिंग चल रही थी। तो बी आर इशारा ने कैजुअली बोला, बोले, बासुदा, ये ही इज यंग मैन, कॉल्ड हिम टू फॉर माई फिल्म। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, यू हैव एक्टेड बिफोर। मैंने कहा, नहीं, पर मैंने कहा, मैं कॉमनवेल्थ फेस्टिवल जो हुआ था वर्ल्ड का, उसमें आई रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो ठीक है, जब तुम यहाँ बाबू के साथ काम करोगे तो मेरे जाके मिलना। बात आई गई हो गई, बाबूराम इशारा से बात जमी नहीं, क्योंकि वो चाहते थे मैं इमीडिएटली एक पढ़ाई छोड़ के आऊँ। खैर गैप हो गया, मैं शिमला चला गया। फिर वहाँ जाके मैंने 3 चिट्ठियाँ लिखी, एक बासु भट्टाचार्य को, एक बासु चटर्जी को, और एक मृणाल सेन को, कि भाई ऐसा ऐसा मुझे ऑफर आया है, अगर आप मुझे अपनी फिल्मों में काम देंगे तो आई कैन कम टू बॉम्बे एंड सेटल फॉर दिस प्रोफेशन। किसी की चिट्ठी नहीं आई, सिर्फ बासु भट्टाचार्य के एक महीने बाद एक कार्ड आया उनका कि अगर कभी बम्बई आओ तो उससे मिलना। खत्म, मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया एक्टिंग का। अब हमारी एमबीए में क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसके लिए 1 महीने की हमको किसी कंपनी में हमको ट्रेनिंग लेनी होती है। तो मेरा ट्रेनिंग का मुंबई में तय हुआ। मैं फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग का जगह मिली। मैं मुंबई आया, तो मैं संडे को पहुंचा। तो
मैं किसी को जानता तो था नहीं, इसलिए बाबूराव मिश्रा। तो मैं सोचा एक काम करते हैं, वो जो बासु भट्टाचार्य है तो आप उनसे मिलते हैं। तो एड्रेस तो मेरे पास था ही, चिट्ठी लिखी थी उनको, तो पहुंच गया उनके घर। देखा उन्होंने, बोले हाँ 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 तुमसे मिला था मैं, आओ आओ बैठो बैठो। बातचीत हुई, बोले यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं कल से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जाऊँगा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। बोले यहाँ कहाँ ठहरे हो? मैंने कहा दादर में एक गेस्ट हाउस है, उसमें मैं 1 महीने के लिए कमरा लिया है मैंने, 30 रुपये रोज पे। बोले क्यों, होटल में क्यों दे रहे हो? तुम यहाँ आ जाओ मेरे घर पे, मेरा 29 रोड पे फ्लैट है, खाली पड़ा हुआ है। तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री रहता है। मैंने ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाम सुना था, राजेश खन्ना का नाम नहीं सुना था। मैंने कहा अच्छा, हाँ वो जो नाटककार है, हाँ हाँ वो नाटककार है, वो भी आएंगे यहाँ पे। मैं बड़ा खुश हो गया। खैर, तो वहाँ से सब सामान वामान लेके मैं वापस उनके मकान में आ गया 29 रोड। इस तरह से मेरा बम्बई आना हुआ। अभिनय का शुरुआत कैसे होगी? अब बड़ा अब डिटेल में पूछ रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ आया, जब रहने के लिए आया 29 रोड पे, जब मैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री के साथ रहता था, तो उसमें बासु भट्टाचार्य एक फिल्म बना रहे थे आविष्कार। तो उसमें शर्मिला के एक भाई का रोल था, छोटा सा कैमियो टाइप का था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोले कैन यू एक्ट, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक यू इन फिल्म ऑफ माइन, तो अगर आप काम तुम करना चाहते हो तो कर लो। तो मैंने कहा हाँ। तो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के साथ मैंने एक सीन किया था, शर्मिला टैगोर के भाई का। अच्छा सीन है, बहुत अच्छा सीन है। तो फिल्म रिलीज भी हुई, और उसके बाद बासुदा ने मुझे बुलाया भी बम्बई। बासुदा के खर्चे पर मैं आया, बासुदा मुझे महीने का पैसा देते थे। ये पुराने ज़माने का जो मंथली पेमेंट होता था वो फिर से शुरू हुआ मेरे साथ। मुझे बासुदा ने 2 साल तक मंथली पेमेंट किया। फिर उस समय उसी दौरान बासु चटर्जी मिले। बासु चटर्जी ने एक फिल्म बनाई थी खट्टा मीठा, खट्टा मीठा क्लिक हो गई ज़बरदस्त। और उसके बाद उसी समय मैंने क्या हुआ, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा, एड फिल्म बनाने लगा, और एक नई लाइन शुरू हो गई मेरी एक्टिंग के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन। तो ये डॉक्यूमेंट्री के बारे में कैसे पता था कि भाई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए? क्या आपने क्या कहाँ से सीखा सब? क्या हुआ, अब आप सोचोगे बड़ा मेरे साथ ही इतना सब कैसे हो रहा है, पर ये हुआ। जब मेरी खट्टा मीठा पिक्चर रिलीज होने वाली थी, तो मेरी जेब में उस समय कुल 20-25 रुपये हो गए। तो फिल्म रिलीज होने के कुछ 6-7 दिन पहले बासु चटर्जी ने मुझे कहा, हम लोग शाम को बैठ के एक एक पैक पी रहे थे, तो उन्होंने कहा देवेंद्र बहुत अच्छी फिल्म रहेगी, तुम देखना तुम्हारा रोल बहुत अप्रिशिएट होगा। मैंने कहा दादा आज तो मेरी जेब में 100 रुपये भी नहीं है, कैसे करेगा अप्रिशिएट करेगा? अपने सारा MBA मेरे को टाटा स्कॉलरशिप देता था, सारा 4000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे महीने की। अरे मेरे जेब में 100 रुपये भी नहीं है, और आप कह रहे हो कि तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। बोले नहीं नहीं होगा होगा। अगले दिन मुझे ऋषिकेश मुखर्जी ने बुलाया, मुझे 1000 रुपये दिए। ऋषिकेश मुखर्जी ने बासु चटर्जी के साथ वो फिल्म देखी, ट्रायल रखा होगा, ऋषि साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे 1000 रुपये दिया। खैर, तो पैसे तो आ गए। अब क्या हुआ, उस समय मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, जो बाद में मेरी वाइफ बनी, तो उसके साथ मैं सर्कस देखने गया था। ये उसी 6-7 दिन के दौरान हुआ है। तो मैं सर्कस देखने गया था, जेमिनी सर्कस क्रॉस मैदान में लगी थी। तो सर्कस, अब वो पीछे जो स्टॉल होता है ना, जहाँ बैठते हैं पीछे, वहाँ बैठे हुए थे। इंटरवल हुआ, तो ऐसे ही मेरी क्यूरियोसिटी की आदत है हर चीज़ से बाहर से बात करने की। ये तो निकला, मैंने कहा समझ सर्कस में ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बाहर उसके एक मैंने पूछा किसी आदमी से, भाई ये सर्कस के मालिक कौन है? बोले सर मालिक तो मद्रास में रहते हैं, पर इन दिनों आए हुए वो खड़े हुए सफ़ेद शर्ट पैंट पहन के। मैंने कहा अच्छा। मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा सर आपकी सर्कस तो बहुत कमाल की है, पर आपको इस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? अरे बोले बहुत दिन से बनाना चाहता हूँ, पर साला कोई अभी तैयार ही नहीं होता, 2 लाख 3 लाख 4 लाख मांगते। तो मैंने कहा सर मैं बना सकता हूँ। तो तुम बना सकते हो? कैसे बना सकते हो? मैंने कहा मैं बासु भट्टाचार्य के साथ काम कर रहा हूँ, बासु चटर्जी के साथ काम कर रहा हूँ। बोले अरे बासु तो मेरा दोस्त है। बोले अच्छा कितने बनाओगे? मैंने कहा 20,000 बना दूंगा। बिना सोचे समझे बोल दिया 20,000। बोले ठीक है, तो तुम कल शाम को आओ, मैं बासु भट्टाचार्य से पूछ लूँगा कैसे तुम काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मैं डरा हुआ, मैं बोला पता नहीं बासु भट्टाचार्य क्या बोलते हैं। मैं गया ही नहीं दूसरे दिन उनसे मिलने। फिर और दूसरे दिन बिना उनसे बिना मिले ही शाम को मैं सर्कस में फिर आया।
देखते क्या होता है। तो जैसे पहुंचा मैं, अरे बोले अपने आदमी बोला इसको ले जाओ अपने वो अकाउंटेंट के पास, 20,000 रुपये दिलवा दो। मतलब मैं तो आई गॉट शॉक ऑफ माई लाइफ। उस आदमी ने फुल एंड फाइनल पेमेंट मुझे दे दिया। मैं साला 20,000 रुपये लेके निकला। मुझे उसने बोला कब शूटिंग करोगे? मैंने कहा 2-3 दिन में करता हूँ साहब। उस समय सोचो मैं करूँगा कैसे। मैं वहाँ से चर्चगेट स्टेशन आया, 1-2 घंटा घूमता रहा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे संभाल पाऊँगा। स्टेशन पे आया तो स्टेशन पे क्या हुआ, अशोक मेहता भागते हुए जा रहा था। अशोक मेहता यू नोइंग, ही बिकेम वेरी बिग कैमरामैन। वो मेरे साथ बासु भट्टाचार्य की फिल्म तुम्हारा कल्लू में कैमरामैन था। तो मैंने कहा अशोक 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 रुका। बोले तो बोलो देवेंद्र। अरे मैंने कहा यार लॉटरी लग गई, तो बैठ। बोले तो बियर पिलाता, तो बैठता हूँ। मैंने कहा चल पीते हैं बियर। तो बाहर की हीरोने रेस्टोरेंट वहाँ हमने बियर मंगाई और बियर पे डिस्कशन हुआ। मैंने कहा देख भैया 20,000 रुपये मेरे पास आए और 20,000 रुपये में एक अपने को फिल्म बनानी सर्कस की। अरे बोले बन जाएगी। अरे कैसे बनेगी, मेरे को कुछ आता ही नहीं। तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ ना। मैंने कहा ठीक है। तो वहीं बैठ के हमने खाका तैयार किया, पूरा डिस्कशन किया क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो जब आदमी के सर पर पड़ती है ना तो हर तरह के आदमी सीख जाता है। तो मेरे पर वो फिल्म बनाने का एक मेरे सर पर किसी ने थोप दिया, तो बनानी थी। अब हम 3-4 दिन बाद आए, इक्विपमेंट लेके फिल्म बनाई। फिल्म सारी इतनी अच्छी बनी कि सहदेवन जी ने मुझे बुलाया, बोले देवन सर ये तुम्हारी फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है। मेरी दूसरी सर्कस है 2 और, एक अपोलो सर्कस और एक जम्बो सर्कस। तुम इस सर्कस के जो पीछे का जो बोर्ड है वो बदल दो, कहीं जम्बो लगा दो, कहीं ये लगा दो और 3 फिल्म बना दो। और उसने हर फिल्म के साथ 5-5 हज़ार रुपये ज़्यादा कर दिए। मतलब पहली फिल्म 20,000 में, दूसरी 25,000 में, तीसरी 30,000 में। सारा मैं तो 15 दिन 7 दिन के अंदर ही मेरा जबरदस्त पैसे कमाई हो गई। खैर साहब ये तो इधर चल रहा था मामला, उधर फिल्म रिलीज हो रही थी। फिल्म हिट हो गई, फिल्म हिट हो गई और मैं 5-6 पिक्चरें साइन कर लिया। तो खट्टा मीठा के प्रदर्शन के बाद दूसरी कौन सी फिल्में मिली और उनमें किस तरह के किरदार मिले? खट्टा मीठा के बाद मुझे फिल्में तो मिली, उसमें जो महत्वपूर्ण फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की वो शुरू नहीं हुई। और जो दूसरी फिल्में थी वो चली गई। एक तो बासु भट्टाचार्य की फिल्म थी तुम्हारा कल्लू, वो नहीं चली। एक शर्मिला जी मेरे साथ हीरोइन थी। उस ज़माने में एक ऐसे यंग मैन की कहानी थी जो 17 साल का है, जिसकी प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर उससे प्यार करती है। इस तरह की कहानी थी, वो बनी नहीं। तो मैं कुछ फिल्में रीजनल भी की, कुछ हिंदी भी की। इस तरह से 18-19 फिल्में की, 17 शायद टू बी प्रिसाइज फिल्में की, पर चली कोई नहीं सिवाय खट्टा मीठा के। कुछ हद तक शाम तेरे कितने नाम और खुशबू के साथ एक फिल्म की थी मैंने, सौतेला पति, बी आर एशार की, वो फिल्म थोड़ी चली थी। तो इस दौरान चूंकि मैं ऐड फिल्म बनाने लगा था, तो ऐड फिल्मों का चलने के लिए बहुत फिल्म ऐड फिल्म बनाई। ऐड फिल्म मेरा नाम हो गया, ऐड फिल्म बनाता रहा। अब तक कितनी ऐड फिल्में बनाई आपने? मैं 250 करीब 250-300 बनाई है। और फिर एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अकेला फिल्म मेकर था जो उस समय मैंने फॉरेन की फिल्में बनाई, मैंने जापान की फिल्में बनाई, मैंने दुबई की फिल्में बनाई। तो उस समय में क्या हुआ था, धीरे धीरे शिफ्ट हो गया था। मतलब साथ में डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा था, कॉर्पोरेट फिल्म बनाने लगा था, क्योंकि ये सब फिल्में भी फिल्मी होती एक तरह से। तो फिल्में भी चली। फिर जब फिल्म ऐड फिल्मों से मैं तंग आ गया कि एक ही जैसा सब्जेक्ट होता है, एक ही चीज़ें होती है। तो मैं डॉक्यूमेंट्री में घुस गया। वो डॉक्यूमेंट्री बनाई ढेर सारी। लेकिन ऐड फिल्म की बनस्बत डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना ज़्यादा कठिन नहीं था? उसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत थी। नहीं, वो रिसर्च तो खैर मेरे बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि मैं स्टूडियो रहा थोड़ा, वो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात थी ऐड फिल्म बनाना, क्योंकि 1 मिनट में, 30 सेकंड में, 20 सेकंड में आपको वो बात कहनी होती है जो आप पूरी फिल्म में कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक फिल्म बनाई थी पराग सारी की, आपको याद होगी, वाह पराग क्या सारी। तो फिल्म उस समय क्रेज थी। तो सबसे पहली फिल्म थी जो 10 सेकंड की थी। उस समय 10 सेकंड की फिल्मों का ज़माना नहीं था। तो वो फिल्म 10 सेकंड की बनाई थी पहले, 30 मिनट की, और फिर 10 सेकंड की। वो कंपनी छोटे से रूम में चलती थी और उसके बाद बहुत बड़ी हो गई,
इज बिकॉज ऑफ दिस फिल्म। और ये फिल्म अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में ये जो एडवर्टाइजिंग के कोर्स में है कि कैसे सक्सेस, एक फिल्म किसी प्रोडक्ट को कैसे सक्सेस देती है, दिस फिल्म। अब तो आज फिल्में बन रही हैं जिनमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आपको क्या लगता है कि उनमें क्या कमियां रह जाती हैं? किसी को फिल्म बनाना नहीं आता। क्या होता है कि आजकल फिल्म बनाते हैं मॉडल। भाई आप किस मॉडल को ला सकते हो? अगर आप अमिताभ बच्चन को ला सकते हो तो फिल्म बनाओ, आप अजय देवगन को ला सकते हो तो फिल्म बनाओ। तो जो आदमी उनके क्लोज होता है, जिन एक्टरों के क्लोज होता है, उनको साथ ले आता है। कई बार क्या होता है कि कोई एजेंसी उन्हीं लोगों को फिल्म देती है जिनका कट होता है। तो ये जब सब चीज़ें बाद में शुरू हो गई तो मैंने कहा भाई ये लाइन भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्री बना गया। और भगवान की दया से बहुत डॉक्यूमेंट्री बनी। डॉक्यूमेंट्री में अभी बहुत फिल्म बना रहा हूँ, अभी भी एड फिल्म बनाता हूँ। जैसे मेरे कुछ फिल्म तो बड़ी हिट हुई हैं। एक विको वज्रदंती का जो जिंगल था, विको वज्रदंती, वो मेरे द्वारा कंसीव किया गया था। और मेरी फेडरस लॉयड की फिल्म थी, वो बहुत पॉपुलर थी। मेरी जो डबल बुल की फिल्म थी वो बहुत पॉपुलर थी। मतलब ऐसे फिल्में तो बहुत बनाई मैंने और बहुत अच्छी फिल्में बनाई। अब तक आपने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बना ली होंगी और किस डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा चर्चा मिली या किसको अवार्ड मिले? टोटल 550 करीब मैंने फिल्म बनाई है, डॉक्यूमेंट्री और एड फिल्म दोनों मिला के। जहाँ तक रहा अवार्ड का सवाल, तो मैंने अवार्ड के लिए आज तक फिल्में भेजी नहीं। क्यों? कारण बताता हूँ। क्योंकि मैं एक बार नेशनल जूरी में था, जूरी था नेशनल अवार्ड जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जो अपने इंडिया की सरकार देती है, जो प्रेसिडेंट द्वारा कमेटी बनाई जाती है INB की, मैं उसका मेंबर था। और मैंने देखा कि जब हम 20-21 दिन रहते हैं दिल्ली में और फिल्में देखते हैं, तो उसमें जितनी फिल्में हमने देखी वो तो एक तरफ, हमको रात को चैन नहीं मिलता था। कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है। उन लोगों को हमारे नंबर कैसे पता चले मुझे नहीं पता। और मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने कहा जब नेशनल अवार्ड में इस तरह की स्थिति है तो फिर लोकल अवार्ड में क्या होगा। तो मैं किसी अवार्ड के लिए फिल्में आज तक भेजी नहीं। और यही सोचकर मैंने अपना खुद का फेस्टिवल शुरू किया, जिसमें एक बात तो 100% थी कि कोई फिल्म जो सेलेक्ट होती थी उसमें किसी भी जूरी का कहीं से कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, यहाँ तक कि मेरा भी इंटरफेरेंस नहीं होता था। तो आपकी ने जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं उनमें से किन विषयों पर आपकी ज़्यादा रुचि रही है और किसे सबसे ज़्यादा चर्चा मिली? डॉक्यूमेंट्री तो हर एक प्रिय होती हैं, पर जो मेरी सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री है वो मैंने 2000 के कुंभ में जो इलाहाबाद में हुआ था, उस पर मैंने 1.5 घंटे की फिल्म, आधी घंटे की 3 फिल्में, 3 पार्ट, और वो मैंने सरकार के लिए बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD उसके लिए बनाई थी। और वो फिल्म बहुत अच्छी बनी, मतलब आई वाज सेटिस्फाइड उस फिल्म से। बाद में आपने कुछ सीरियल भी बनाए? हाँ, सीरियल तो बहुत बनाया। क्या होता है कि जब आप इस लाइन में आते हैं तो हर काम करना चाहते हैं। मैंने सीरियल बनाया, मेरा एक्चुअली तो बहुत ज़बरदस्त हिट था, भीम भवानी, अशोक कुमार, अनूप कुमार थे उसमें। एक्चुअली तीनों ही भाई थे, किशोर कुमार भी थे, पर जब हम पायलट की शूटिंग कर रहे थे तो उस दौरान ही किशोर कुमार की डेथ हो गई। तो पूरी स्क्रिप्ट को फिर से रिवाइव करना पड़ा। फिर सिर्फ हम 3 की जगह 2 भाइयों पे आ गई कहानी, इस तरह। और सीरियल अच्छा हिट हुआ, बहुत ज़बरदस्त। वो उन दिनों महाभारत के ठीक बाद आता था और बहुत ज़बरदस्त व्यूअरशिप थी उसकी। जब आप सीरियल बना रहे थे वो उस समय जो हालात थे और जो आज टीवी की इंडस्ट्री की हालात हैं, कितना फ़र्क हो गया है? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। उस ज़माने में क्या होता था कि किसी अज्ञानी को फिल्म बनाने का काम नहीं मिलता था। आज क्या है, कोई भी आदमी सीधा चले जाता है फिल्म बनाने के लिए। आप कहीं OTT प्लेटफॉर्म पे देखिए, आप किसी प्रोड्यूसर को जानते नहीं हैं, किसी डायरेक्टर को जानते नहीं हैं, किसी कैमरामैन को नहीं जानते हैं। और तब अब क्या है, जो फिल्में सीरियल जो मेरी बात का अन्यथा नहीं लीजिएगा, कि जो बन रहे हैं वो पर्सनल इक्वेशन पर बन रहे हैं। कि अगर आप किसी चैनल में बड़े पौधे पर हैं, आपका दोस्त है कोई, आपका साला है,
दोस्त है, पहचान वाला है, उसको बुलाया, भैया ले ये तो सीरियल बना दे। अच्छे लोग लिया, 10-15-20 इकट्ठे कर ले टीम, कि हम जो टेक्नीशियंस होते हैं, टेक्नीशियंस अच्छे होते हैं उसमें, अच्छा टेक्नीशियन लिया, अच्छा कैमरामैन लिया, अच्छा एडिटर लिया, इस तरह से फिल्म बनी, सीरियल बना। आपने मोरारजी देसाई पर भी सीरियल बनाया था, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी और कैसे बनी थी वो? अब तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। पर मैं बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती जो भी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे मैं मोरारजी भाई था, शुरू से बहुत विरोधी रहा, मतलब मुझे लगता था कि ये आदमी हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट आदमी। और चूँकि मैं भाषण देता था, स्टूडेंट लीडर था, मेरी बात लोग मानते थे, तो मेरे कारण कई लोगों ने मोरारजी की बुराई भी की होगी। तो एक दिन मैं दिल्ली से बम्बई आ रहा था ट्रेन से, तो मैंने बुक स्टॉल पे, चूँकि मेरी पढ़ने की अभी भी आदत है, मैं 1-2 घंटा पढ़ता हूँ, तो मैंने किताब ली। उसके लेखक थे कराका, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले एडिटर थे, और किताब थी मोरारजी भाई। तो मैंने कहा देखते हैं ये किताब पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर। मैं किताब लेके रास्ते में पढ़ने बैठा, और यू वॉन्ट बिलीव आई कंप्लीटली रेड दैट बुक। जब बम्बई तक पहुंच गया तब तक पूरी किताब खत्म कर ली थी। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि यार मैं क्या आदमी, इतने बढ़िया आदमी को मैं इतना घटिया आदमी समझ रहा था। और मैंने सोचा पर फिर भी मिलना तो चाहिए। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन तो एक आदमी, एक राइटर कर नहीं सकता ना। वो कराका जी ने जो किया वो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, पूरा नहीं किया। खैर अपने काम में, फिल्म वगैरह बिजी हो गया। फिर जब एक दिन समय मिला, मुझे शहर गया हुआ था, शहर आया हुआ था, तो समय मिला, तो मैंने कहा चलो यहीं पे मोरारजी भाई रहते हैं। क्योंकि जब मैं शुरू में पता लगा लिया था कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो मैं उनके घर पहुँच गया। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, वो अपनी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे। मैं पहुँच गया उनके पास, नीचे उनके मकान में पहुँचा। कोई अपॉइंटमेंट नहीं था मेरा, ऐसे ही पहुँच के कोई वॉचमैन भी नहीं नीचे बिल्डिंग, सीधा चला के लिफ्ट से ऊपर चौथे माले पर रहता। मैंने बेल बजा दी। बताइए, एक्स प्राइम मिनिस्टर के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया, मैं सिर्फ बेल बजाई, उनकी बहू ने दरवाज़ा खोला, मुझे बोला यस। मैंने कहा जी मैं मोरारजी भाई से मिलना चाहता हूँ। बोले आपका अपॉइंटमेंट है? मैंने कहा नहीं। अंदर गई, बोले आइए। अंदर ले गए, सीधा मोरारजी भाई के सामने बिठा दिया मुझे। मतलब इमेजिन, आज अगर आप सोचें तो अकल्पनीय है ये। आप किसी एडिटर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आप किसी ऑफिस में जाइए, चपरासी से सारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आजकल। दिस इज सिचुएशन। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उससे बिना किसी अपॉइंटमेंट में 3 मिनट मिल गया। और साथ ही सबसे पहले मैंने उनको सवाल किया, बोले यस आप कैसे, क्या करते हो बेटा? मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ पर स्टूडेंट हूँ। बोले तो बहुत अच्छी बात है, आदमी तो स्टूडेंट अभी तक लास्ट तक रहता है, मैं तो अभी तक स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा आप स्टूडेंट हैं, आप क्या कर रहे हैं आजकल? बोले मैं आजकल वेदों पर पढ़ रहा हूँ। देखो ये किताब है, 3-4 किताबें हैं। तो मैंने कहा बोले आना कैसा हुआ? मैंने कहा मैं सोचता हूँ कि आप पर फिल्म बनाई जाए। सीधा धाड़ से। तो वो बोले फिल्म बनाई जाए? बोले बहुत लोगों ने बोला मुझ पर कि आपको फिल्म बनाना चाहिए। मैंने हमेशा मना किया कि मेरा जब काम खत्म हो चुका है, अब आई हैव नो रोल टू प्ले इन दिस इंडियन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है ही नहीं है, तो जनता के लिए जानने का है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी थी, क्या थे, क्या है, क्या नहीं है। बोले नहीं। तो इतनी बात करने के बाद मुझे लगा कि आदमी थोड़ा उखड़ सा गया है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं इस बात पे अड़ा हुआ हूँ कि मैं फिल्म बनाऊंगा। बोले नहीं, मेरा फिल्म बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। बहुत लोग पढ़े फिल्म बनाने के लिए, लोकमान्य तिलक पर बनाओ। उन्होंने 2-4 नाम गिनाए तो लोकमान्य तिलक पहले आदमी थे, लोकमान्य तिलक फिल्म बनाओ। उन्होंने गांधी जी का नाम नहीं लिया, लोकमान्य तिलक का नाम लिया, और स्वामी अरविंद जी का नाम लिया। खैर मैं वापस आ गया। फिर 15-20 दिन के बाद, क्योंकि मेरी अभी इच्छा, एक तो पता लग गया था मुझे कि आदमी सच बोल रहा है, इसके पास पैसा नहीं है। मुझे उनसे मिल के पता लग गया था। मैं फिर 15-20 दिन बाद गया उनके पास। मैंने कहा, फिर मुझे मिलने का मौका मिल गया, फिर बातचीत की। मतलब ऐसा कम से कम 6 महीने तक चलता रहा कि मैं प्रधानमंत्री से मिलता, संतुष्ट होकर गप्पे मारता, गप्पे मार के वापस आ जाता।
मेरी बीवी ने कहा मुझे, उस समय जो मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसका बता रहा था मैं किस्सा, वो मेरे वाइफ बन चुकी थी। तो पागल हो गए यार, जो वो आदमी मना कर रहा है नहीं बनानी है, तुम पीछे पड़ो बनानी है, तुम्हारे पैसे तो है नहीं, कहाँ से बनाओ। तो किताब देखेंगे, अभी तुम हाँ तो कर दे। तो बोले तुम बनाना क्यों चाहते हो? मैंने कहा मैं बनाना इसलिए चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की वो पूरे हिंदुस्तान गलती कर रहा है। कि मैं जो समझता रहा, वो करंजिया का आर्टिकल पढ़ के ब्लेड्स के पीछे की पेज पे आता था कि मोरारजी भाई चोर है। गलत है, चोर नहीं है वो। बहुत ही ईमानदार आदमी है, बहुत ही सही आदमी है, और मुझे पता लग चुका है। मैं अगर ये बात 10 लोगों तक पहुंचाऊं और वो उनका विचार बदल जाए तो बहुत बड़ी जीत होगी मेरी। तो ये बात करो ना मोरारजी भाई से, ये करो कि तुम इसलिए बनाना चाहते हो फिल्म। मैंने कहा ठीक है, ये बात करता हूँ अगली बार। अगली बार गया, फिर आगे मोरारजी भाई हंसते रहे, फिर से बड़े खुश थे, बातें इधर उधर करते थे। तो मैंने कहा बापू जी, मेरे को फिल्म तो बनानी है। बोले बेटा तो बताता नहीं फिल्म क्यों बनानी है? मैंने कहा फिल्म इसलिए बनानी है कि आपके बारे में लोगों के दिमाग में बहुत तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप किसी की बात नहीं मानते, आप अपना काम खुद करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं और आपके बहुत पैसा है, लोग समझते हैं कि मोरारजी मिल आपकी है। तो वो हंसने लगे। तो मैंने कहा देखिए ऐसा जो भ्रांतियाँ हैं लोगों की दूर होगी। तो बोले पर इससे फ़ायदा क्या होगा? मैंने कहा अगर इससे ये होगा कि अगर 10 आदमी भी आपके बारे में बुरा सोचते हैं और उसमें से एक आदमी भी अगर बदल गया, मेरा सक्सेस हो जाएगा, माई पर्पज इज सॉल्व। बोले यू मेक द फिल्म, बनाओ। और बोले मैंने कहा और कोई टर्म्स आपके? बोले टर्म्स क्या, तुम जानता हूँ तो अच्छे बनाओगे। मैंने कहा और कोई पेपर पे एग्रीमेंट नहीं कुछ? पर मैंने कहा पर अगर बाद में कुछ हुआ और लोगों ने कहा कि भाई आपने कैसे फिल्म बनाई, क्यों बनाई, मुरारी ने परमिशन कहा दी, क्योंकि आपने बहुत लोगों को मना किया। अमेरिकन टेलीविज़न भी आए थे आपके पास, हिंदुस्तानी दूरदर्शन भी आया, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद आप पर कि आपकी ज़िंदगी में फिल्म बनाना चाहते हैं, सबको मना कर दिया। बोले नहीं मैं तुमको हाँ कर दूँ। मैंने कहा आप सब लिख के दीजिए मुझे। तो उठे, उठ के अपने टेबल पर गए, टेबल पे अपना छोटा सा लेटर हेड निकाला, इतना सा लेटर हेड था, उस पर लिखा था ऊपर मोरारजी देसाई, निकाला, अपने हाथ से लिखा, ये आई गिव हिम परमिशन, जो भी जो 2-3 सेंटेंस थे, ये और साइन कर दिया, बनाओ। मुझे तो लगा साला कारों का खजाना मिलेगा कि ऐसे आदमी को कन्विंस कर लिया मैंने जिसको हिंदुस्तान का कोई बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन नहीं कर सका था। मैं खैर बाहर आया, बाहर कांति भाई बैठे थे, उनके लड़के बोले आ गए मिल के, हाँ किया उन्होंने। वो मजाक उड़ा रहे थे। मैं बोला हाँ कर दिया। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा पूछ के आइए उनसे। अंदर गए पूछ, बोले बाबू जी ने बोल दिया होगा उनको क्या? मैंने कहा है। बोले बात तो सही है, तुम बनाओगे फिल्म पर तुम्हारा पैसा कहाँ से आएगा? फिल्म बनाने के लिए 5-7 लाख तो चाहिए। मैंने कहा मेरे पास 1.5 लाख रुपए है, बाकी लोगों से फ्री फंड में सर्विस करेंगे, जैसे इक्विपमेंट वाले फ्री आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, जमा दूंगा मैं 1.5 लाख में फिल्म बन जाएगी तुम्हारी। मैंने कहा कोशिश करेंगे, अगर हम ईमानदारी से फिल्म बनाएंगे तो बन जाएगी। खुश हो गए, बड़ा अच्छा लगा। फिर शूटिंग जब डेट तय हुई, शूटिंग पे मैं आया तो यू बी शॉक त्रिपाठी जी कि जब हमारी टीम आई 7-8 आदमी की, 6 आदमी की, तो सुबह से शाम हो गई, किसी आदमी ने सिवाय पानी के हमसे कुछ नहीं पूछा। मैं सोचा यार इतना बड़ा आदमी, हिंदुस्तान का भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उसके घर में हम आए हैं और परमिशन लेकर आए हैं, सब कुछ है, और एक आदमी चाय तक नहीं पूछा किसी से। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने शाम को पूछ ही लिया कांति भाई से, कांति भाई सब तो बहुत अच्छा रहा, आप सब आपके परिवार ने सबने बहुत कोऑपरेट किया, पर सिर्फ एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि आपने किसी आदमी को सिवाय पानी के कुछ नहीं पूछा। तो बोले हाँ तुमने बहुत पते की बात कही। बोले देखो देवेंद्र, मोरारजी भाई ने जिंदगी में 1 रुपये किसी का लिया नहीं। वो आदमी अगर दिन में प्रधानमंत्री अगर 20 आदमी को 50 आदमी मिलने आते हैं, हर एक को चाय नाश्ता कराएगा, तो पूरी तनख्वाह तो 6-15 दिन में खत्म हो जाएगी। हमारे पास इतना पैसा कहाँ है?
जो आप पानी पानी पिला सकते हैं। मैं बड़ा मतलब इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ मैं यार। मैं मेरी बात तो जान दीजिए, जो यूनिट के लोग थे वो बोले देवता ही आदमी है ये, व्हाट अ मैन। मतलब आज भ्रष्टाचार के युग में ऐसा ईमानदार आदमी, मेरे ख्याल से आई पर्सनली फील ही वॉज मच बिगर देन गांधी। दिस वॉज माई ओपिनियन। खैर जानते इस तरह बात फिल्म बन गई। तो इसके बाद फिर आपने राजीव गांधी पर भी फिल्म बना डाली। नहीं, राजीव गांधी पर फिल्म नहीं बनाई मैंने। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो मुझे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से लेटर आया, तो लोग थोड़ा बहुत तब तक जानने लगे थे मैं थोड़ी फिल्म बनाता हूँ। तो क्योंकि मेरी एक फिल्म थी मिस इंडिया, जो मिस इंडिया बनती है अपनी, उस पर मैंने एक फिल्म बनाई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो मुझे कहा कि आप कोई फिल्म दीजिए, जो प्रधानमंत्री राहुल जा रहे हैं तो उनके पहले दिखाएंगे और आपको भी हम इनवाइट करते हैं। मैंने कहा मेरे पास जो फिल्में हैं उसमें एक फिल्म है सर्कस इन इंडिया, आधे घंटे की फिल्म थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया फिल्म है। उस समय लोग हिंदुस्तान में डॉक्यूमेंट्री बनाते थे गरीबी पर, भुखमरी पर, इस पर उस पर, मतलब ऐसे अट्रैक्टिव प्रोग्राम ही नहीं थे ना। सर्कस इन इंडिया मतलब ज़बरदस्त, लाइटें जल रही है, हंगामा हो रहा है, और मिस इंडिया बहुत ज़बरदस्त, सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं। तो उनको मेरा सब्जेक्ट अच्छा लगे कि यंग प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग देयर, वी वांट टू प्रेजेंट ए यंग इंडिया। खैर साहब फिल्म लेकर गए, वो फिल्म दिखाई, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अब आपने बीच में 100 फिल्में बनाई हैं, कुछ भारत की जो हस्तियां रही हैं उनको लेकर के आपने शामिल किया है। ये छोटा सवाल नहीं है, क्योंकि इस सवाल के लिए 15-16 साल पहले जाना पड़ेगा हमें। 15-16 साल पहले जैसे ऐसे डिस्कशन में होते थे, डिस्कशन में हुआ कि भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जो अपने माइनॉरिटी मिनिस्टर इस समय, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, जैसे आप हमारे मित्र हैं वैसे मित्र हैं। तो ऐसे डिस्कशन हो रहा था, बोले देवेंद्र जी आप फिल्म बनाइए कोई महापुरुषों पर, इस तरह से ये वो। तो बात निकल के आई, तो मैंने कहा भाई आप ही कुछ उसमें सिनॉप्सिस बना दीजिए, कुछ कौन कौन से होने चाहिए। बोले मैं थोड़ी बनाने वाला, आप टीम रखो, इस पर टीम रखो, पूरा रिसर्च करो, फिर करो, फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊँगा, देख लूँगा कभी होगा। खैर साहब उसके बाद मैंने ये आइडिया मुझे जमी कि ये 100 पर्सनैलिटीज़ जो है, पहले 100 नहीं, पहले ज़्यादा सोचा था। खैर तो पहले सोचा था कि सिर्फ फिल्म लाइन पे बनाए, फिर सोचा कि नहीं सिर्फ क्रांतिकारियों पे बनाए, मतलब फिर अलग तरह से फिर सोच के सारे इकट्ठे किया। क्रांतिकारी भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे, स्पोर्ट्समैन भी होंगे, इस तरह के अलग अलग तरह के लोग अपने क्षेत्र में जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन, जो आज़ादी के समय जिन्होंने काम किया, जो अपने फील्ड में अच्छी तरह काम करते रहे, इस तरह से उन्होंने आज़ादी में मदद की। ऐसे लोगों की हमने लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के लिए हमको करीब 6-8 महीने लगे, क्योंकि वो ऐसे लगे कि हमने सोचा कि भाई ये लिस्ट अनबायस्ड होनी चाहिए, इसमें कोई भी चीज़ किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 8-10 लोगों की अपनी टीम बनाई जो हमारे साथ काम करते थे लोग। उनको बोला भाई तुम सर्वे करो। सर्वे मैंने कोई 1,50,000 रुपये खर्च कर दिया उस ज़माने में। सर्वे किया गया, भाई हिंदुस्तान के 100 कौन से लोग हैं, तो 150-200 लोगों के नाम निकले। फिर शॉर्टलिस्ट होते 100 लोगों के नाम बने। फिर 100 लोगों पर हमने फिर रिसर्च काम शुरू किया। फिर रिसर्च पर एक टीम बैठी जो सालों रिसर्च करती रही, क्योंकि एक पर्सनालिटी पर रिसर्च करने में महीने लग जाते हैं। फिर इस तरह रिसर्च होता रहा। फिर सवाल हुआ कि भाई पैसा कौन लगाएगा, तो हमने कहा भाई हम ही लगाएंगे और क्या करेंगे। तो इतना जब प्रोजेक्ट बन ही गया है हम ही लगाएंगे, क्योंकि मेरे को कोई पूछने वाला तो है नहीं, मैं खुद ही हूँ, मेरी डॉटर है और कोई नहीं। हमने सोचा चलो बनाते हैं, देखा जाएगा। फिर बना, अच्छी बनी। अब तक की जो आपकी उपलब्धियां रही हैं उन्हें आप किस रूप में देखते हैं? उपलब्धि भी तो कुछ नहीं है, उपलब्धि तो आने वाली है। किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हाँ नहीं, होता रहता है ना, काम तो होता ही रहता है। जैसे अभी मुझे मोदी जी पर फिल्म बनाने को मिली, ये उपलब्धि है। जैसे मैंने बीजेपी की इलेक्शन फिल्में बनाई, ये भी उपलब्धि है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बना कि मैं कोई बीजेपी का समर्थक हूँ। वो फिल्में मुझे इसलिए मिली कि मैं फिल्म मेकर हूँ। वो फिल्में मुझे इस कारण से मिली है कि मैं अच्छा फिल्म बनाता हूँ,
इकोनॉमिकल फिल्म बनाता हूँ। जो मोदी जी ने जो सिखों के साथ, जो सिख भाई बहन हैं अपने, उनके साथ और उनके लिए जो काम किया है पिछले 5-7 साल में, बहुत बड़ा काम किया है, उन कामों को मैंने उस फिल्म में दिखाया है। इसके बाद की क्या योजनाएं हैं आपकी? योजना तो मेरी बहुत सी है सर। एक योजना तो मेरी अभी ये है कि इमीडिएटली मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा चैनल या कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं गांधी जी पर एक सीरीज बनाना चाहता हूँ। पर उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है, मैं शायद बना देता पहले ही, क्योंकि मैं पहले प्रोग्राम बनाता हूँ फिर बेचने की सोचता हूँ। पहले बना देता, पर मुझे अभी तक गांधी जी मिले नहीं है। तो गांधी जी की जो शक्ल सूरत से मिलने वाला कोई एक्टर है, उसे मिला नहीं है, नहीं तो बना देता। लेकिन आपको लिखने का भी शौक रहा है, आप कई पत्रिकाओं में लिखते रहे, तो अब वो शौक चल रहा है कि? बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। अभी हाल ही में मेरी किताब नेशनल बुक ट्रस्ट ने पब्लिश की है। गांधी जी पर एक प्ले है, बहुत ज़बरदस्त प्ले है, बच्चों के लिए लिखा है। क्या नाम है उसका? आप नाम देखिएगा, खुद देखिए, दिखाई फिल्म। जी हाँ, ये अच्छा काम है ये। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए।